अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस टारगेट इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेमागोग की कि डेमागोग क्या होता है। ये वर्ड हमने स्टार्टिंग वाली जो इंट्रोडक्शन था उसमें तो पढ़ लिया था, लेकिन इस स्लाइड के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा कि डेमागोग कौन होता है, इसकी पुराने दौर में क्या एग्जांपल्स मिलती हैं और मॉडर्न डे में हमें क्या एग्जांपल्स मिलती हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई का। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, जो कि इस बुक के अंदर ही मेंशन है। वो कहते हैं जी, घोड़े की यानी कि हॉर्स एंड स्टैग की आपस में फ़ाइट हो जाती है, मतलब घोड़े और बारहसिंगा की। हॉर्स एंड स्टैग की जब लड़ाई होती है तो वो दोनों एक दूसरे पे रिवेंज चाहते होते हैं कि भाई हम एक दूसरे को मार गिराएं। अब दोनों में इतनी पावर नहीं है, क्योंकि जो घोड़ा है वो स्टैग को पकड़ तो लेता है, लेकिन वो उसके ग्रिप से दोबारा निकल जाता है, क्योंकि उसके बड़े बड़े सींग है और घोड़ा उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाता, कैप्चर नहीं कर पाता। मतलब कि उसे रनिंग में तो पकड़ लेता है, लेकिन उसे प्रॉपर पकड़ के मार नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा जो स्टैग है वो रनिंग में घोड़े को नहीं पकड़ सकता, लेकिन अगर वो पकड़ ले तो वो अपने सींग मार सकता है। मतलब कि दोनों आपस में लड़ाई पर हैं जी। आप कुछ भी समझ सकते हैं कि घोड़ा एलीट क्लास से बिलोंग करता है। यहाँ पे जो हॉर्स है वो रिजेंबल किया गया एलीट क्लास से, जबकि बारहसिंगा है कि जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, आप उसकी बात कर लें या पब्लिक की बात कर लें, इस तरह है। खैर, पहले स्टोरी समझते हैं। अब वो दोनों क्या चाहते हैं, एक दूसरे पे बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उन दोनों की आपस में लड़ाई हो चुकी है। वो उन दोनों में से जो हॉर्स होता है वो हंटर के पास जाता है और हंटर को कहता है मुझे बदला चाहिए। वो कहता है ठीक है, मैं आपसे बदला लेता हूँ, लेकिन मुझे कुछ कंडीशंस हैं। मैं इसे पकड़ के तेरे हवाले भी करूँगा, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। घोड़ा कहता है मुझे तुम्हारी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट है। वो कहता है तुम्हारे दांतों के दरमियान में ना मुझे आयरन रखना है, मतलब कि कोई लोहे का टुकड़ा रखना है ताकि तुम मेरे खिलाफ ना हो सको। हंटर कहता है दूसरा ये कि मैं रस्सी डालूंगा तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा। वो कहता है ठीक है, मतलब कि एक दो मैंने तुम्हें अपने कंट्रोल में लेना है। घोड़ा ये सारी शर्तों को मान जाता है। उसके बाद घोड़ा भागता है स्टैग के पीछे, स्टैग को भी पकड़ लिया जाता है। मतलब घोड़े के थ्रू हंटर क्या करता है, स्टैग को भी पकड़ लेता है और घोड़े को भी अपने काबू में कर लेता है। तो उसके बाद घोड़ा कहता है ठीक है, इसे अब मेरे हवाले कर दो, इसे बांध बूंद के, तो मैं इसे अपना बदला ले लूँगा। तो वो कहता है तुम क्या समझते हो, यहाँ पे वर्ड क्या है जी, नॉट सो फास्ट फ्रेंड said the hunter, I have now got you under bit and spur and prefer to keep you as you are at present। वो कहता है कि दोस्त ऐसा तो नहीं होने वाला, अब तुम दोनों ही मेरे काबू में रहोगे, ठीक है। और मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि तुम इस वक्त जिस तरह मेरे काबू में हो, जिस तरह मैंने तुम्हें कैप्चर किया, तुम इसी तरह ही मेरे गुलाम बनकर रहोगे। यहाँ पे चीज़ें समझे ज़रा। जो घोड़ा है वो एलीट क्लास से आप उसे रिजेंबल दे सकते हैं, और जो बारहसिंगा है उसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन, या आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको चंद लोग मानते हों या पब्लिक कंसिडर कर ले। और जो हंटर है उसको आप डेमागोग कंसिडर करेंगे, मतलब कि एक ऐसा लीडर जिसकी स्टार्टिंग में कंपेन ये हो कि गवर्नमेंट ये करती है, गवर्नमेंट ये करती है, गवर्नमेंट ये करती है। मतलब कि वो गवर्नमेंट जैसी भी हो उसके खिलाफ होता है, पब्लिक को अंदर जज्बात पैदा करता है गवर्नमेंट के खिलाफ। वो अपनी पॉपुलैरिटी देखता है, पॉपुलैरिटी जब हो जाती है तो वो इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन लड़ने के बाद वो जीतता है, जीतने के बाद वो अपनी मर्ज़ी के कानून के मुताबिक लोगों पर जुल्म सितम करता है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुल्क को चलाता है। मतलब कि ऐसा पर्सन, उसके हैंड में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, डिक्टेटरशिप होती है, या वो खुद डिक्टेटर हो सकता है या पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब कि जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं जो मुल्क को रन कर रही हैं, किसी एक स्टेट को रन कर रही हैं, वो सबको अपने कंट्रोल में लेता है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाता है। अगर इसकी एग्जांपल्स देखी जाएँ तो अगर ओल्ड दौर की बात की जाए, इराक़ की बात की जाए, तो हमें हिटलर दिखाई देता है। मॉडर्न डे में अगर आप गूगल करेंगे या आप थोड़ी सी सर्च करेंगे तो आपको नज़र आएगा जी, मॉडर्न डे में एक नरेंद्र मोदी है जो कि हमें डेमागोग पर्सन नज़र आता है। जो स्टार्टिंग में तो वो बताया जाता है जी चाय वाला था, उसने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक प्रॉपर प्लानिंग करके लोगों को उनके जज्बात उभारे। वर्ड यूज़ किया मजहबी यानी कि कार्ड यूज़ किया कि मैं मुल्क के अंदर हिंदुता या हिंदू नेशनलिज्म को सपोर्ट करूँगा या उसको प्रमोट करूँगा। तो एक वो डेमागोग नज़र आता है और दूसरा हमें ट्रंप नज़र आता है। इस स्लाइड का जो मैंने टाइटल रखा है जी, अ पोटेंशियली डेंजरस ऑटोक्रेट कैन बी हार्ड टू स्पॉट इन एडवांस। मतलब कि एक ऐसा ऑटोक्रेट पर्सन जो डेंजरस टाइप का हो, उसे एडवांस में स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। क्या मतलब, कोई ऐसा शख्स जो डेंजरस ख्यालात रखता हो, डेंजरस हिकमत अमली या पॉलिसी रखता हो कि भाई मैं गवर्नमेंट के अंदर आके ये काम करूँगा, उसे एडवांस में स्पॉट करना, आइडेंटिफाई करना और उसको मैनेज करना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है जी। आपको पाकिस्तान के अंदर भी डेमागोग नज़र आएंगे, इवन कि वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं भी हैं और नहीं भी हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये जो बात करने लगा। आपको मलक रियाज साहब नज़र आते हैं जो अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम निकलवाते हैं, वो चाहे
क्या नाम है, डिक्टेटरशिप हो, वो पॉलिटिकल लीडर्स हों या एलीट क्लास हो, उसका सिक्का हर दौर में चलता है। इसके अलावा दूसरा डेमागोग हमें जहांगीर तरीन नज़र आता है पाकिस्तान के अंदर। कोई भी गवर्नमेंट हो उसका सिक्का चलता है। तो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, नाउ डेज डेंजरस डेमागोग राइज टू पावर बाय अलाइनिंग देमसेल्व्स विद एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियंस, के नए दौर में, आज के दौर में जो डेंजरस डेमागोग हैं वो खुद ब खुद पावर के अंदर नहीं आ जाते। वो सबसे पहले पॉलिटिशियंस के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करते हैं, डिक्टेटरशिप के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करते हैं, देन पावर के अंदर आते हैं, जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जहांगीर तरीन आ चुके हैं। यहाँ पे उसने एक और बड़ी अच्छी पॉइंट को रेज़ किया। वो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट देखती है कि जब एक बंदा वोट की जो पावर है वो लूज़ कर रहा है, या ऐसा पब्लिक फिगर, ऐसी पर्सनैलिटी जिनको काफ़ी लोग सुनते हों, वो मौलवी भी हो सकता है, वो पॉलिटिशियंस भी हो सकता है, वो सियासतदान नहीं भी हो सकता, वो डिक्टेटर भी हो सकता है, तो वो फिर उसके मुकाबले में एक नया चेहरा, नया फेस लाकर खड़ा कर देते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी को इनक्रीज़ करते हैं। जब उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके पहले से मुआहदे हो चुके होते हैं, जो न्यू पर्सन होता है वो पता तब लगता है कि जब वो गवर्नमेंट के अंदर आता है, कोई 1 साल या 6 महीने से जब गवर्नमेंट को रन करते हो जाते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि नहीं, ये जो नया चेहरा था ये इसको नहीं लाना था हमने। एक्चुअल में जो मकसद होता है इनका, वो कोई भी आए, पॉलिटिकल डेमागोग हो, न्यू फेस आए, वो पॉलिटिशियंस हो, वो एलीट क्लास से बिलोंग करता हो, वो कोई भी आए, एस्टेब्लिशमेंट का जो मेन पॉइंट होता है कि वो ये होता है कि एट दी एंड कंट्रोल उन्हीं का रहे। मुल्क के अंदर गवर्नमेंट किसी की भी आए, एलीट क्लास का पर्सन कोई भी आए, जो मर्ज़ी फसादात होते रहे, जो मर्ज़ी मुल्क के हालात हो जाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का जो कंट्रोल है वो ख़त्म ना हो। अब बात करते हैं पॉलिटिकल डेमागोग। पहले जस्ट मैंने डेमागोग की बात की थी कि डेमागोग कौन होता है। मैंने बताया था वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, वो रिलीजियस भी हो सकता है, वो सोशल पर्सनैलिटी भी हो सकता है, वो डिक्टेटर भी हो सकता है। और एट दी एंड मैंने आपको कुछ एक पर्सन का, 2-3 पर्सन के नाम बताए जो कि पॉलिटिकल डेमागोग थे, और एक पर्सन ऐसा बताया कि जो पॉलिटिकल डेमागोग नहीं नज़र आता, वो हमें सोशल डेमागोग नज़र आता है। आप उसे सोशल की कैटेगरी में भी ले सकते हैं, कल्चरल की भी ले सकते हैं, ठीक है। उसे हम एलीट क्लास पीपल में भी ले सकते हैं, जिसका नाम मलिक रियाज साहब है। मैंने बताया कि किसी की भी गवर्नमेंट हो, कोई भी डेमागोग हो, कोई भी डिक्टेटरशिप हो, मार्शल लॉ हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, उसका सिक्का हर दौर में चलता है। अच्छा, ये जो लाइंस हैं ना, किताब से, बुक से एज़ इट इज़ पेस्ट की गई हैं, जैसे कि बुक के अंदर लिखी हुई थी। यहाँ पे एक चीज़ समझे ज़रा, जो पॉलिटिकल डेमागोग होता है ना, बाकी चीज़ें तो मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है। जो पॉलिटिकल डेमागोग होता है, उसकी जो थिंकिंग होती है वो यही होती है कि जो पावर है वो सारी की सारी एक्सरसाइज मैं करूँ, मेरे हैंड में ही रहे। उसे कोई और सोशल, कल्चरल या डिक्टेटर उसे दिखाई देता है कि ये पावर में आ सकता है, ये मेरे रास्ते में रुकावट बन सकता है, तो वो उस पर कई तरह के बैन लगवाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर उसके ख़िलाफ़ कानून भी पास करवाता है। एक्चुअली मीनिंग वो होता है कि भाई डिक्टेटर ना आए, कोई सोशल पर्सन ना आए, कोई एलीट क्लास से ना आए, एट दी एंड सारी की सारी पावर एक्सरसाइज मैं करूं। पॉलिटिकल डेमागोग की थिंकिंग ये होती है, और वो बाकी जो डेमागोग बन सकते हैं वो उनको रोकने की कोशिश करता है, और ख़ुद को डेमागोग रखने की या परमानेंसी की कोशिश करता है। यहाँ पे लास्ट लाइन में उसने बात की है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर डेमोक्रेसी गेट कीपर्स। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ आर डेमोक्रेसी गेट कीपर। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो डेमोक्रेसी की क्या होती हैं, गेट कीपर। यहाँ पे गेट कीपर से मुराद ये है कि वो डेमोक्रेसी की प्रोटेक्ट करने वाली होती हैं। ये गेट कीपर क्या होते हैं, इसको किस तरह से डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ते हैं। आपको पता है कि 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आता है। ग्रेट डिप्रेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री के अंदर, जिसमें ये होता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो टूट जाती है, ब्रोक हो जाती है, ठीक है। और अमेरिका ने जिन जिन कंट्रीज़ को पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं वो सारे के सारे डूब जाते हैं, ठीक है। और भी कंट्रीज़ को, डिफरेंट कंट्रीज़ को इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो देखने पड़ते हैं। होता यह है कि इसके जो हालात हैं वो जर्मनी पर भी अफेक्ट होते हैं। जर्मनी में जो इकॉनमी होती है वो लूज़ हो जाती है, ठीक है, ना होने के बराबर हो जाती है। मुल्क के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, कहत आ जाता है, चीज़ों की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, और लोगों की स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म होने के नज़दीक आ जाती है। इन्हीं सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए हिटलर पॉपुलर हो जाता है। वो कंट्री के अंदर डिफरेंट स्पीचेस करता है कि मैं इकोनॉमी को बेहतर कर सकता हूँ, या जो ग्रेट डिप्रेशन के ज़िम्मेदार हैं मैं उनको राह रास्त पर ला सकता हूँ। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि इन्हें इन एडवांस सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये जैसे ही कंट्री के अंदर कोई डिज़ास्टर आता है, कोई सडन चेंजेस आती हैं या सडन डिप्रेशन आता है, तो एक नया शख्स पॉपुलैरिटी लेके वो डेमागोग बन जाता है, जैसा कि हिटलर बन गया।
तो यहाँ पे इस बुक के अंदर जो ऑथर है वो क्लेम करता है, द जर्मन एस्टेब्लिशमेंट मेड द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दे कुड कैपिटलाइज ऑन हिटलर पॉपुलैरिटी। वो गलती क्या कर बैठती है, वो गलती ये कर बैठती है कि जो जर्मन की जो इकोनॉमी है, जो जर्मन के हालात हैं, वो हिटलर की आने से बेहतर हो सकते हैं। और दूसरा वो ये देखती है कि हिटलर की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, क्या किया जाए कि हिटलर को गवर्नमेंट के अंदर लाया जाए और इसे अपने कंट्रोल में रखा जाए और मुल्क के हालात इसे कुछ बेहतर करवाए जाए और इसकी जो पावर है ना, इस पर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखा जाए। लेकिन स्टार्टेड में क्या होता है कि हिटलर जैसे ही चांसलर अपॉइंट होता है, अपॉइंट होने के बाद वो 2 मंथ तक तो सही स्मूथ चलता है। जो डिक्टेटरशिप है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो समझती है कि ठीक है, सारे मामलात ओके चल रहे हैं। लेकिन ठीक 2 महीने बाद वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ या ओपोजिशन पार्टीज़ उन्हें घर भेज देता है और ख़ुद को डिक्टेटर शो करवा देता है या डिक्लेयर करवा देता है। मतलब कहता है कि मैं डिक्टेटर हूँ और मैं ही जर्मनी का मालिक, मैं जैसे चाहूँ करूँ। और जर्मनी की सिर्फ इतनी सी मिस्टेक की बिना पर आपको पता है कि फिर वर्ल्ड वॉर 2 होती है, जिसके अंदर जो हिटलर है वो सुसाइड करता है। तो तकरीबन 15 से 20 साल तक एक छोटी सी गलती की वजह से जर्मनी को सफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि जो डेमागोग होता है, वो पॉलिटिकल लीडर हो या कोई भी हो, या डिक्टेटर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, हमने 2 पढ़े थे, उसके बाद डेमागोग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी की रास्ते में रुकावट बनते हैं और डेमोक्रेसी की, इनकी वजह से डेमोक्रेसी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आज के लेक्चर की हमारी लास्ट स्लाइड देखते हैं जी। इस स्लाइड के अंदर आपको एक चीज़ बताई जाएगी जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बात की कि जो डेंजरस डेमागोग होते हैं ना, उन्हें स्टार्टिंग में या एडवांस में सपोर्ट करना मुश्किल है। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि सर के जो डेंजरस डेमागोग है उसकी पर्सनैलिटी या कुछ चीज़ें पहले से तो वजाहत होंगी, कोई ना कोई ऐसे साइन तो होंगे जिससे पता चल जाए कि हाँ, ये एडवांस इन फ्यूचर जाके डेंजरस बन सकता है। तो इस बुक के अंदर ऑथर ने 4 ऐसे साइन बताए हैं, 4 वार्निंग साइंस बताए हैं। अगर किसी लीडर के अंदर ये पाए जाएं तो समझें कि ये डेमागोग है या इन फ्यूचर कंट्री के लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है, डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर सकता है, या मुल्क को बेच सकता है, या मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप किसी पॉलिटिकल लीडर को या एलीट क्लास के पीपल को या किसी, आप कह लें कि जो पब्लिक फिगर हो, जो जिसके पीछे चंद लोग मानने वाले हों, जब वो रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करे, इस बुक के अंदर ये चीज़ें मेंशन है। जब आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इस बुक का रेफरेंस देके आप उसे कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब आप किसी लीडर को, कोई भी शख्स को देखें जो डेमोक्रेसी के रूल्स को रिजेक्ट करे, दूसरा उसी पॉइंट को अभी, और साथ ही ये करे कि जो इलेक्शन का जो भी रिज़ल्ट आया हो वो कहता है ये इनवैलिड है, और एक और बात करे कि कानून के अंदर तरमीम की ज़रूरत है, या कानून के अंदर जो तरमीम हो चुकी है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ आया होगा कि डेमोक्रेसी के रूल्स की मुखालफत करता है, इलेक्शन के रिज़ल्ट को इनवैलिड कहता है, या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फिक्सिंग की ज़रूरत है, इसमें तरमीम की ज़रूरत है, या तरमीम या कानून को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो समझ जाएं, ऐसा पर्सन इन फ्यूचर डेमागोग बन सकता है, डिक्टेटर बन सकता है, या ऐसा पॉलिटिकल लीडर बन सकता है जिससे डेमोक्रेसी को ख़तरा हो सकता है या डेंजरस हो सकता है। तो उसको उसी वक्त पे सपोर्ट करें और उसकी इस फीलिंग्स को या विशेस को ओवरकम किया जाए। दूसरा ये कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने के बाद जो लीडर हार जाता है वो ओपोनेंट की क्या करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तरह तरह की उस पर तोहमतें लगाता है, ये था, इवन कि उसकी फैमिली पे तरह तरह के एलिगेशंस पुट करता है। इन सिंपल वर्ड्स वो उसको डिसक्रेडिट करते हैं, उसे अप्रिशिएट करने की बजाय कि भैया आपको लोगों ने चुना है, मैं आपको, मेरी वेल विशेस हैं, ये कहने की बजाय वो उसको डिसक्रेडिट करता है। तो जब वो उसको डिसक्रेडिट करता है, इट मीन्स ये भी इन फ्यूचर क्या बन सकता है, डेमागोग बन सकता है। तीसरा ये कि ऐसा शख्स जो गवर्नमेंट के अंदर हो, डिक्टेटर हो या एलीट क्लास से बिलोंग करता हो और वायलेंस लोगों पर होता हुआ देखकर उसको इनकरेज करे, उसे टॉलरेट करे, उसकी तरफ उसका जो एटीट्यूड हो बड़ा सॉफ्ट हो, मतलब कि जो वायलेंस कर रहे हैं या मुल्क के अंदर फसादात कर रहे हैं या मुल्क के अंदर डिफरेंट तरह की कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, उसकी तरफ उनका जो एटीट्यूड है उस लीडर का बड़ा सॉफ्ट हो, वो बड़ा पोलाइट हो, वो इस पर किसी तरह का कोई एक्शन ना ले, तो समझ जाएं कि इन फ्यूचर ये पॉलिटिकल डेमागोग बनने जा रहा है जी, ऐसा शख्स बनने जा रहा है जो मुल्क के लिए ख़तरे में है। और चौथा साइन ये है कि वो अपनी एक्सप्रेशन शो करवाए, अपनी विशेष शो करवाए कि जो सिटीजन्स हैं इनके राइट्स को कम किया जाए, जो सिविल राइट्स हैं इनको कम कर देना चाहिए, या इंस्टीट्यूशन के राइट्स को कम कर देना चाहिए, जिस ज़्यादा राइट्स मुझे मिलने चाहिए या डिक्टेटर को मिलने चाहिए या एस्टेब्लिशमेंट के पास होने चाहिए, लोगों के पास इतने इख्तियार नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि मुल्क के अंदर है ना, जो प्रेस है ना, ये फ्री नहीं होनी चाहिए, इस पर गवर्नमेंट का या डिक्टेटर का या डेमागोग का राइट होना चाहिए, वो जो कहे उसके मुताबिक ही प्रेस बोले। तो समझ जाएं कि इन फ्यूचर ये भी क्या बनने जा रहा है जी,
डेमागोग बनने जा रहा है, और ऐसा डेमागोग जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो ये वो 4 साइन है जो कि इस बुक के ऑथर ने डिस्कस किए हैं। तो आप इनको एज़ इट इज़ कोट कर सकते हैं कि ये वो 4 तरीके हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बंदा इन फ्यूचर जाके डेंजरस डेमागोग साबित हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जी। इसके अलावा इस कमेंट के अंदर आपने ये लेक्चर सुनने के बाद पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से डेमागोग हैं, वो क्यों हैं, उनकी रीज़न क्या है, वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो कमेंट करेगा मुझे आइडिया हो जाएगा कि इस शख्स ने मेरे पिछले लेक्चर्स को सुना है या ध्यान से सुना है, उसे समझ आ गया है कि डेमागोग किसे कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से डेमागोग पाए जाते हैं, ये 4 साइन किन किन लोगों के अंदर पाए जाते हैं, जस्ट उनके नाम लिख दें आप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।